Transformer are electrical devices consisting of two or more coils of wire used to transfer electrical energy by means of changing magnetic field. दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे लर्न ENTC एवरीडे। इस चैनल पे मैं करियर गाइडेंस, सब्जेक्ट ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड अदर वीडियोस अपलोड करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए। इससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं आज का डेली लर्निंग में ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स टाइप। यस, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन की पहले बात करूं तो यहाँ पे नाम में ही हमें पता चलता है, नाम ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? कुछ तो भी चीज को ट्रांसफर करेगा। जो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होती है एनर्जी। यहाँ पे हमको एक अल्टरनेटिंग करंट यानी AC वोल्टेज जो होता है वो हमको ट्रांसफॉर्म करके मिलता है। ट्रांसफॉर्म का दूसरा मीनिंग चेंज भी होता है। चेंज जो होता है वो आइदर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसे ट्रांसफॉर्मर के भी उसी तरह से आइदर इंक्रीज टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है या तो फिर डिक्रीज टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये सबसे बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों, कि फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज टू चेंज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यस, चेंज मींस इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मर मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आई थिंक फंक्शन क्लियर है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग पढ़ने से पहले या उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ने के पहले आपको ये चार टर्म्स जो है ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सो व्हाट वी स्टैंड फॉर बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। ठीक है, कॉइल यानी यहाँ पे क्या है? इट इज नथिंग बट द मैश ऑफ वायर। ठीक है, जो मैश ऑफ वायर होती है उसे हम बोलते हैं कॉइल। ठीक है, तो V मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, N is the number of turns in the coil, I is the current in the coil and phi is the magnetic flux। जी हाँ दोस्तों, जब हम ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ये दोनों चीज का उल्लेख आने वाला है। तो इसीलिए हमको phi एज अ कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे यूज करना है। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल डायग्राम का यूज करता हूँ। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको हार्ड मेटल दिख रहा है ये इसको कहा जाता है कोर मटेरियल, यानी इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर कोर। और ये जो कोर होता है ये बेसिकली लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड का अर्थ क्या है कि भाई उसके ऊपर कोई तरह कोटिंग की जाती है या तो फिर उसके ऊपर कलरिंग की जाती है, जिससे क्या होगा कि उसमें कोई भी तरह के लॉसेस नहीं होते हैं, तो वो लैमिनेटेड होता है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कॉइल होती है, कॉइल यानी मैश ऑफ वायर्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉइल है, एक है प्राइमरी कॉइल्स और दूसरी है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल्स हमने एक साइड कनेक्ट की है, दूसरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल अदर साइड्स कनेक्ट की है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में कोई भी तरह का कनेक्शंस नहीं है दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सिर्फ वो दो ये कोर के आइदर एंड्स के ऊपर कनेक्ट वाउंड की गई है। अब वाउंड का मतलब होता है दोस्तों, आपने वाइंडिंग तो सुना होगा, तो वाउंड ही यानी क्या होता है? वाइंडिंग। यानी हम क्या करते हैं? कॉइल्स के राउंड्स लेते हैं, यानी रोटेशंस यहाँ पे लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं इस टर्म्स को, इस ऑपरेशंस में कि और उसका साथ में उसका वर्किंग भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली अ वेरी सिंपल स्टैटिक और स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Faraday's laws of induction by converting electrical energy from one form to another value। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली दो कॉइल्स होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल मैंने आपको बताई, दिस इज द प्राइमरी कॉइल, इसलिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वोल्टेज, और सेकेंडरी के अक्रॉस जो हमको वोल्टेज मिलेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वोल्टेज। अब प्राइमरी में जितने नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे उसे हम बोलेंगे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स यानी NP। सेकेंडरी में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम बोलेंगे NS यानी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। अब जब प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी करंट। और सिंस ये प्राइमरी टर्न्स जो है ये कोर मटेरियल से थ्रू इनडायरेक्टली सेकेंडरी टर्न्स के साथ लिंकअप है, और ये एक आयरन मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम ये दो वायर्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब ये दे आर नॉट कनेक्टेड, बट जैसे इस वायर्स को हम यहाँ पे वाउंड करते हैं और यहाँ पे हम कुछ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो ये प्राइमरी में से क्या फ्लो होता है? करंट। और ये जो करंट है ये गुड कंडक्टर, सिंस कोर इज अ गुड कंडक्टर, तो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
यानी फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन के बेसिस पे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है इन दोनों के बीच में, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसको क्या करता है, प्राइमरी वोल्टेज जो है वो यहाँ से अपना वोल्टेज सेकेंडरी पे ट्रांसफॉर्म करता है। यस, प्राइमरी से अपना वोल्टेज सेकेंडरी को ट्रांसफॉर्म करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से बताया फ्लक्स मूव हो रहा है। फ्लक्स मूव हो रहा है यानी बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी एक सोर्स से एनर्जी दूसरे सोर्स तक दे रहा है, यानी एक एंड से दूसरे एंड पे पास कर रहा है। तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या फ्लो होगा, करंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस फ्लक्स इज इंड्यूस्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स इंड्यूस होगा या ईएमएफ वोल्टेज इंड्यूस होगा, और जैसे ये फ्लक्स इंड्यूस हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में क्या, सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, करंट। एंड इस करंट की वजह से हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, सेकेंडरी वोल्टेज। अब ये जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा, ये यहाँ पे दो तरह से सेकेंडरी वोल्टेज मिल सकते हैं। का तो वो सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से हायर होगा, या तो सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से लोअर होगा। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है फिलहाल में इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है वो आपको ध्यान में आ गया। आपको यहाँ पे सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टू वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बट दे आर लिंक मैग्नेटिकली बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैराडेज लॉस की वजह से। सो दोनों कॉइल्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है बट वो मैग्नेटिकली लिंक अप है। यस, तो नेक्स्ट ये वर्किंग हमने यहाँ पे दिया है दोस्तों। मैं फास्ट रीड कर दूं। When an alternating EMF is applied to the primary coil and alternating current flows in the primary coil, it produces a changing magnetic field within the primary coil. This changing magnetic field is linked to the secondary coil via the soft iron core. मैंने बताया they are not connected but they are magnetically linked. Yes. So as the changing magnetic field cuts the secondary coil, it creates an induced EMF और current। मतलब सेकेंडरी में क्या इंड्यूस होगा, करंट, एंड उस करंट की वजह से हमको सेकेंडरी में क्या मिलेगा, वोल्टेज। हेंस प्रोड्यूस द चेंज इन वोल्टेज एट द सेकेंडरी कॉइल। चेंज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे आउट सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिल सकता है वो का तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। आई होप सो दोस्तों ये चीज आपको काफी क्लियर है। वेरी सिंपल है। काफी जगह पे हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर को कैटेगराइज करूँ तो बेसिकली सिंगल फेज एंड थ्री फेज आते हैं। तो सिंगल फेज हम डेली अपने होम पर्पज के लिए यूज करते हैं। काफी सारे डिवाइसेस में ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, और जो अगर थ्री फेज की बात करें तो वो हेवी इंडस्ट्रीज और एमएससीबी में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की बेसिकली बात करें तो यहाँ पे हम डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज कैपेसिटी के हिसाब से बात करेंगे। बिकॉज ट्रांसफार्मर क्या करता है, बेसिकली चेंज ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज हमको जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे तीन टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं। एक आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और तीसरा आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोस्तों, हम कंपैरिजन के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, इज कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यहाँ पे डायग्राम के तौर से समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने यहाँ पे दोनों डायग्राम दिए। अब देखो प्राइमरी स्टेप अप में क्या रहेगा कि सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे प्राइमरी के कंपेयर में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एनएस इज ग्रेटर देन एनपी। Whereas स्टेप डाउन में क्या रहेगा, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एनपी ग्रेटर देन एनएस। अब सीधी सी बात है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है तो वोल्टेज कहाँ पे ज्यादा होगा, सेकेंडरी में। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम है तो यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज कम रहेगा, तो इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज। और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी में वोल्टेज टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज भी वहाँ पे कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब दोस्तों सेकेंडरी में यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ पे सेकेंडरी का करंट मिनिमम रहेगा। ऐसा क्यों, तो मैं आता मैथमेटिकल में आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है करके। ठीक है, और वेरे स्टेप डाउन में क्या होगा कि यहाँ पे प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी करंट कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो ये तीन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ये तीन डिफरेंस के बेसिस पे आप स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरली वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं बेसिकली लो वोल्टेज पे काम करते हैं तो वहाँ पे हम स्टेप डाउन भी यूज करते हैं, बट काफी जगह पे हमको वोल्टेज हाई भी लगता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे हमको वोल्टेज 11,000 वोल्ट 22,000 वोल्ट हम देखते हैं रेलवेज के लाइंस में वहाँ पे लिखा होता है, तो वहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, जहाँ पे वोल्टेज हम काफी टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करते हैं। और ये कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय मीन्स ऑफ दिस नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि एनएस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वीएस भी इंक्रीज होगा।
तो एनपी इंक्रीज हो रहा है तो वीपी भी इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर वोल्टेज जनरेटेड। यस, तो चलते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो की बात करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो और वोल्टेज रेशो क्या होता है? तो टर्न्स रेशो का मतलब होता है इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ एनपी बाय एनएस। व्हाट इज एनपी? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज एनएस? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इन दोनों का अगर हम रेशो रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टर्न्स रेशो। और मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, जितना एनपी ज्यादा उतना वीपी ज्यादा, जितना एनएस ज्यादा उतना वीएस ज्यादा, यानी एन हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है दोस्तों। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उतना हमारा वोल्टेज ज्यादा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रहेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर मैंने आपको बोला तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा रहेगा आपका? बेसिकली सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा रहेगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला तो प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो भी होते हैं वो बेसिकली हम उसको इस तरह से नोट करते हैं। तो आपको लिखा हुआ आता है काफी जगह पे, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इफ टर्न्स रेशियो इज 10:1, तो 10:1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी में 10 नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में 1 टर्न्स है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा रहा है 1:10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी में 1 टर्न है और सेकेंडरी में 10 टर्न्स है। तो ऐसे आपको ट्रांसफार्मर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो इफ टर्न्स रेशियो इज 10:1, इसका मतलब क्या हो गया? अल्टरनेटली उसने आपको वोल्टेज रेशियो भी दिया है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो 10 टाइम्स है एंड सेकेंडरी के अक्रॉस जो हो रहा है वो 1 टाइम है। तो यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज 10 टाइम टू 1 टाइम हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेप डाउन एक्टिविटी हो रही है। और जब 1 टाइम से 10 टाइम होगा तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेप अप एक्टिविटी होगी। तो इस तरह से आप ट्रांसफार्मर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन तरह का ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं दोस्तों। आइडियल ट्रांसफार्मर ये होता है जहाँ पे ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट होता है। अगर ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो बेसिकली ट्रांसफार्मर इज अ लीनियर डिवाइस दोस्तों। तो 100% एफिशिएंट की बात क्या है कि जितना मैं इनपुट में पावर दे रहा हूँ उतना ही मुझे आउटपुट में मिलेगा। मतलब वहाँ पे कोई भी तरह का लॉसेस नहीं होगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। अगर जो हम रियल टाइम में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्या उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है क्या? नहीं, उसकी 100% नहीं होती है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 95, 96, 98% तक होती है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 100%। ठीक है, बट अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो उसमें एफिशिएंसी 100% रहेगी, उसमें लॉसेस बहुत मिनिमम होंगे। तो जितना हम इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट पे वोल्टेज। इन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर और इनपुट वोल्टेज इज बेसिकली अ प्राइमरी कॉइल and output power or output voltage is basically a secondary coil. Power is basically a product of voltage and current, that is nothing but P equal to V into I. So अगर हम प्राइमरी पावर ले रहे तो इट इज VP into IP और सेकेंडरी पावर ले लेंगे तो इट इज VS into IS। दोस्तों इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और आपको यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिलेगा। जैसे मैंने आपको इट इज नथिंग बट VP अपॉन VS, देखो मैंने क्या किया, ये VS को यहाँ पे ले लिया तो क्या आ गया? VP अपॉन VS, और ये IP को इधर भेज दिया तो क्या मिल गया? IS अपॉन IP। तो VP अपॉन VS इक्वल टू IS अपॉन IP। तो इसलिए मैंने आपको दोस्तों बताया कि अभी आप देख सकते हैं जब प्राइमरी वोल्टेज हाइयर है तो प्राइमरी करंट मिनिमम है, जब सेकेंडरी वोल्टेज मिनिमम है तो सेकेंडरी करंट हाइयर है। तो इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट इन द ट्रांसफार्मर इज इनवर्सली रिलेटेड। यस, तो दोस्तों ये तो आपको याद में रखना है। और ये लोग किसके लिए? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो 100% एफिशिएंट है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफी सारी न्यूमेरिकल्स में हमको यूज आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया व्हाट इज NP by NS, NP by NS is my turns ratio, what is VP by VS, it is my voltage ratio, both are directly proportional, it is NP by NS equal to VP by VS. But what is VP by VS? Just now we have discovered it is nothing but the inversely proportional to the current, that is IS by IP। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स, काफी बड़ा सारा डेटा दिया रहता है, लेकिन ये सिंपल लॉजिकल फॉर्मूला यूज करके हम हमारा आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश थी कि आपको ट्रांसफार्मर समझ में आए और शायद मैंने आपके थोड़े से फॉर्मूलेज और ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज भी मैंने आपको दिया जो कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी में काफ़ी यूज टू होने वाला है। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर ओवरऑल सपोर्ट। आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है अभी तक, इसलिए मैं और भी अच्छे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।